नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जूही गुप्ता और मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की बीएससी जूलॉजी की फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पार्लियामेंट में कमेटीज़ की जरूरत क्यों पड़ी। पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ी बॉडी है जिसमें सिर्फ लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। जैसा कि पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ी बॉडी है तो इसके वर्क, इसके फंक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही टेक्निकल हैं। इसलिए पार्लियामेंट में छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिन्हें कि पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम दिया जाता है। मोस्टली जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं जिन्हें कि सारे सेक्टर्स का उतना डीप नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई जाती हैं उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पेसिफिक मैटर दिया जाता है। मेनली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो दो तरह की है। पहली है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी वो होती है जो किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई जाए, किसी भी स्पेसिफिक मैटर को हेल्ड करने के लिए। देन काम ख़त्म हो जाने के बाद उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और जस्ट इससे अपोजिट स्टैंडिंग कमेटी लगातार बनी हुई होती है। स्टैंडिंग कमेटी सालों साल एक स्पेसिफिक मैटर पूरा हो जाने के बाद भी दूसरे स्पेसिफिक मैटर पे वो काम करती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्लियामेंट कमेटी के बारे में लिखा गया है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाना कैसे है, पार्लियामेंट्री कमेटी के कंपोजिशन से मेंबर्स कौन कौन होंगे, ये सब पार्लियामेंट पे ही छोड़ दिया गया है कि आप अमेंडमेंट करके समय समय पे इस पर जैसा करना है कर सकते। कमिटीज़ में जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो उनके रेस्पेक्टेड हाउस के स्पीकर या चेयरपर्सन के थ्रू किया जाता है। जैसा कि लोकसभा में स्पीकर अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा में चेयरपर्सन। राज्यसभा और लोकसभा में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और उनका जो मेंबरशिप होता है उस हिसाब से जब कमिटीज़ बनती हैं तो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। जैसे अगर बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस देखा जाए और अगर उनका रेशियो 3:1 है और कोई कमेटी बन रही है तो उसमें से जो 15 मेंबर हैं वो आएंगे बीजेपी से और 5 मेंबर आएंगे कांग्रेस। पार्लियामेंट्री कमेटी डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर से काम करती है। स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये कमेटी कब मिलेगी, इसका चेयरमैन कौन होगा। तो काफ़ी हद तक जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्फ्लुएंस करता है स्पीकर, लेकिन इसके इंटरनल फंक्शनिंग में इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये सिर्फ ये सब डिसाइड करेगा कि वो कब मिलेंगी, किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। स्पेशली स्टैंडिंग कमेटी को समझते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में 3 टाइप्स की कमेटी आती है। पहली आती है फाइनेंशियली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और तीसरी है अदर स्टैंडिंग कमेटी। इसमें से जो फाइनेंशियल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन अगेन फाइनेंशियल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है एस्टिमेट कमेटी और तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग। सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। इस कमेटी को 1921 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के अंडर सेटअप किया गया था। इस कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। दिस इज जॉइंट कमेटी। इस कमेटी की एक और ख़ास बात ये होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी मेंबर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो चेयरमैन होता है उसे स्पीकर अपॉइंट करता है। 1966-1967 तक ऐसा होता था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता था वो रूलिंग पार्टी का होता था। पर 1967-1966 में ऐसा एक कन्वेंशन आया जिसके मुताबिक जो चेयरमैन बनेगा कमेटी का वो अपोजिशन पार्टी से होगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट कमेटी होती है और एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन हमेशा से रूलिंग पार्टी का बनता है। इस वजह से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन पार्टी से बनाया जाता है। एक लाइन में अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का वर्क देखें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है
एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारा कैग कंट्रोलर तो है नहीं, कंट्रोलर मीन्स पैसा इशू करने की ताकत। हमारा क्या सिर्फ ऑडिटर है। पैसा खत्म हो जाने के बाद पैसा सही खत्म हुआ है या गलत खत्म हुआ है, इस चीज़ को एग्जामिन करता है। ये जो रिपोर्ट कैग के द्वारा बनाई जाती है, ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेजेंट की जाती है। और मेनली जो ये कैग है वो 3 रिपोर्ट बनाती हैं। पहला है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट और तीसरा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो अब हम बात करेंगे एस्टीमेट कमेटी के बारे में। एस्टीमेट कमेटी को बनाने की बात 1921 में स्टार्ट कर दी गई थी, पर एस्टीमेट कमेटी नहीं बनाई गई थी। एस्टीमेट कमेटी की तरह एक और कमेटी होती है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, उसे बनाया गया था। अभी की जो एस्टीमेट कमेटी है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बनाया गया है। और जो हमारे यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे जॉन मथाई सर। उन्होंने ही ये रिकमेंडेशन दिया था एस्टीमेट कमेटी बनाने की। हम बात कर रहे हैं एस्टीमेट कमेटी का, तो एस्टीमेट कमेटी का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1952 में। इस कमेटी में शुरुआत में 25 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन इस मेंबर्स को बढ़ा के 1956 में 30 मेंबर्स कर दिया गया है। ये जो 30 मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर्स लोकसभा के हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन को इस कमेटी में स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। और इस कमेटी का जो मेन काम है वो ये है कि बजट में जो भी एस्टिमेट करें और उसे अच्छे से एग्जामिन करें कि ताकि खर्चे को बचाया जा सके, और उस बजट को लेके कुछ रिकमेंडेशन दे ताकि उसमें सुधार आए। बात करेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में। ये कमेटी 1964 में क्रिएट की गई थी कृष्णन मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से। इस कमेटी में शुरुआत में सिर्फ 15 मेंबर्स हुआ करते थे, 10 मेंबर्स लोकसभा से और 5 मेंबर्स राज्यसभा से। 1974 में इस कमेटी के मेंबरशिप को बढ़ाकर 22 कर दिया गया, जिसमें से 16 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से।